दोस्तों, सांसों की कीमत क्या है इसके बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जीवन के पहले दिन से और आखिरी दिन तक सांस का सीधा संबंध जीवन से है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब औद्योगिकरण इतना अधिक हो चुका है, कल कारखाने इतने हैं, यातायात के साधन इतने हैं, तो निश्चित तौर पर वायु प्रदूषण भी काफ़ी बढ़ चुका है। जिस तरह की हमारी जीवन शैली हो गई है, लाइफ स्टाइल है, खान पान है, उस तरह अब कोई रोग भी ऐसा नहीं है कि किसी विशेष उम्र में होता है। अब उम्र और रोग का कोई संबंध भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में युवाओं में भी अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके बारे में हम और पड़ताल करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है जिससे युवाओं की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुभम सिंह जी, जो सीनियर पल्मोनरी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने अपने प्रारंभ में बताया, ये सांस की समस्याएं युवाओं में क्यों बढ़ रही हैं इतनी? जी बिल्कुल, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है आपका कि ये युवाओं में इस बीच क्यों बढ़ रही हैं। बेसिकली मुख्य कारण जो सांस की समस्याओं का युवाओं में है, उसमें सबसे पहले जो आता है वो है धूम्रपान। ये प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है हाल ही के दिनों में। और धूम्रपान केवल जो हम बीड़ी, सिगरेट या नॉर्मली ऐसे तरीक़ों से हम समझते थे, उनके रूप भी अब बदलते जा रहे हैं। जैसे ई सिगरेट या वेपिंग, जिसको कुछ वर्षों पहले ज़्यादा प्रचलन में लाया गया, ये कहते हुए कि ठीक है, आप कन्वेंशनल एक जो धूम्रपान कर रहे हैं उसकी जगह ये कर लें। बट हाल ही की स्टडीज़ ने ये बताया कि ये भी उतनी ही हानिकारक हैं, जबकि कुछ केसेस में तो उससे भी ज़्यादा। और तो धूम्रपान एक बहुत ही बड़ा कारण है युवाओं में। और दूसरा ये है कि ये जो प्रकृति में आजकल प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको हम एक डिश एनिमी बोल सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल अप दे रहा है कि युवाओं में ये जो समस्याएं बढ़ रही हैं। PM 2.5, PM 10, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपके फेफड़े को हर एक सेकंड परेशान और आपकी फेफड़े को जो है वो बीमारियों की तरफ ले जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने प्रदूषण की बात की और प्रदूषण एक बहुत बड़ा सरदर्द है जो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी इस बात को पॉइंट आउट किया है। तो प्रदूषण से कैसे सांस की समस्याएं बढ़ती हैं या डेवलप हो सकती हैं, थोड़ा इसको हमारे श्रोताओं को समझाने का कष्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पोल्यूशन से एक तो हमें ये समझना है कि पोल्यूशन प्रमुख तौर पे दो तरीके के हैं, आउटडोर पोल्यूशन और इंडोर पोल्यूशन। आउटडोर पोल्यूशन से हम भली भांति हम सब लोग अवगत हैं कि आउटडोर प्रदूषण में हमें धूल, धक्कड़ और मिट्टी या मौसम का बदलाव भी एक तरीके से जो धुंध क्रिएट करता है, ये सारी चीज़ें हैं जो फेफड़े को हर सेकंड थोड़ी सी दिक्कत प्रदान कर रही हैं। बट एक इंडोर प्रदूषण पे मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा ध्यान दें। इंडोर प्रदूषण में हमारे घर के जो कारपेट्स हैं, हमारे घर के जो कालीन हैं या डोर मैटिंग्स हैं या हमारा खुद का बिस्तर या हमारा तकिया, ये सारे कारण हैं इंडोर पोल्यूशन के भी। जो बायो ईंधन घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये भी कारण है। एक सीलन जो घर के अंदर विद्यमान है हर तरीके से, पेशेंट्स OPD में आते हैं, वो उनको कारण नहीं पता, वो बाहर भी नहीं जा रहे हैं, ये सारे तत्व भी उनके एलर्जी या अस्थमा के बड़े कारण हो चुके हैं। पहले एक प्रचलन चलता था कि हर 15 दिन में अपने गद्दे को या मैट्रेसेस को धूप दिखाते थे। बट आजकल मौसम की मार या समझें कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें ये मौके हमें नहीं मिल रहे हैं और वो एक एलर्जन का स्रोत बन रहे हैं जो एलर्जी प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सांस की जब समस्याएं होती हैं तो क्या क्या सांस की समस्याओं में आप लोग देख रहे हैं कि आजकल वो बहुतायत से OPD में या आपके संस्थान में आ रहे हैं? जी, प्रधानमंत्री के जो आपका एक TB मुक्त भारत का एक विजन है, उसके तहत ट्यूबरक्लोसिस तो धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से हमने कंट्रोल में कर लिया है। बट ये जो COPD की समस्या है, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हम कहते हैं, ये जो अस्थमा की समस्या है, और हाल ही फिलहाल में ILD, ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं। ILD जी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, अच्छा है ना, ये भी एक समस्या है जो आजकल की जनरेशन में ये ज़्यादा मिल रही है हमें, और इसका इलाज भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट नो डाउट इन सारी चीज़ों का लिंक घूम फिर करके धूम्रपान, लाइफस्टाइल और प्रदूषण पे ही आता है। जी डॉक्टर साहब, अस्थमा जी, अस्थमा जिसको हम कहते हैं, दमा, क्या ये आगे चलकर इन सारी समस्याओं का जो अल्टीमेट बीमारी है वो अस्थमा ही है? देखा जाए तो अस्थमा और दूसरी
एक जो हमारी बीमारी है जो ज़्यादा कॉमन है वो है सीओपीडी। अच्छा, तो सीओपीडी को अगर हम मूल भाषा में समझे तो वो एक क्षति है धूम्रपान से, जिसमें एलर्जी का उतना रोल नहीं है। अच्छा। लेकिन अस्थमा फेफड़े की एलर्जी है एक तरीके से। अच्छा। जो अगर हम धूम्रपान को परे रख करके भी हम ये डस्ट माइट्स या धूल या मिट्टी, इनसे भी वो फेफड़े को डैमेज करती है। तो ये कहना कि सारे ही मरीज एक तरीके से दमा के हैं, ये अभी के लिए अनुचित होगा। ये एक तरीके का अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें दमा एक हिस्सा है। जी, जिसमें दमा एक छोटा सा हिस्सा है जो एलर्जी को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए फेफड़े को क्षति प्रदान करता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि जब किसी को सांस की समस्या होती है तो वैज्ञानिक रूप से किस तरह आप बताएंगे कि हमारे फेफड़े में या हमारी जो श्वसन नली है उसमें क्या परिवर्तन आते हैं और लंबे समय में फिर क्या परिवर्तन आ जाते हैं? जी, शुरुआती दौर पे अगर देखा जाए तो अस्थमा से जो हमें दिक्कतें महसूस होती हैं, जो हमारे मरीजों को होती है, वो मरीज हमें निरंतर ये बताता है कि उसको खांसी आ रही है। इस खांसी का नेचर ज्यादातर सूखा होता है और रात में बढ़ जाता है। दूसरी जो समस्या है, पेशेंट छाती में टाइटनेस यानी जकड़न। अच्छा, टाइटनेस। वो जरूरी नहीं कि वो पेन बताए, बट एक टाइटेडनेस जरूर बताएगा कि उसको छाती में जकड़न महसूस हो रही है। अच्छा, कभी कभी उसको लगता है हार्ट अटैक या इस तरह। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लोकलाइज नहीं कर सकता, वो एक छोटे से एरिया में नहीं बता सकता, उसको पूरी छाती में कहीं ना कहीं जकड़न महसूस हो रही थी। तीसरी, समय के साथ उसकी सांस लेने की, हाँ, उसको सांस में उखड़ने लगती है, उसकी सांस कुछ भी काम करने पे या व्यायाम करने पे उसको दिक्कत होती है, और कभी कभी सीटी जैसी भी उसको आवाज रात में अपनी सांस लेने में आती है। ये सारे कारण होते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कारण है फेफड़े में, जो पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ों की वजह से फेफड़े की जो नली है वो काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण हो जाती है, वो नैरो हो जाती है। अच्छा। सांस लेना तो आसान है, लेकिन सांस छोड़ना इन मरीजों में दिक्कत पैदा करता है। अच्छा। अगर आपने अमूमन तौर पे देखा हो तो सांस लेना एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी मेरी नाक बंद है या गला बंद है तो किसी अवरोध के खिलाफ मैं सांस ले सकता हूँ, लेकिन सांस छोड़ना एक पैसिव क्रिया है, उसमें हम दम नहीं लगाते हैं, वो छूटती है। जकड़न दोनों ही फेज में विद्यमान है, तो सांस छोड़ने में क्योंकि हम दम भी नहीं लगा रहे हैं, इसलिए सांस ट्रैप हो रही है। ये पैसिव एक्टिविटी। जी, और ये सांस ट्रैप कौन सी हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। तो आप धीरे धीरे ये पाएंगे कि ये मरीज या ये बच्चे स्कूल में या अपने एकेडमिक एक्टिविटी में सुस्ती के शिकार हो जाते हैं, इनकी नींद नहीं पूरी होती है, ये डल रहते हैं, इनकी अनुपस्थिति भी बहुत रहती है स्कूलों में, जिसकी वजह से इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट में फिर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा मिलता होगा? जी, और ये एबीजी नाम की जो जांच है, आर्टेरियल ब्लड गैस। अच्छा। तो ये गैस आर्टरी में हमें पता करने में, जब भी हम किसी भी मरीज का, हम जब सीओपीडी या दमा के मरीज का जब हम एबीजी कराते, खासकर अटैक के दौरान, तो इनमें बहुत हाई स्तर पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी मिलती है। अच्छा, तो ये जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कोविड काल से हम लोग अक्सर यूज करते हैं O2 का जो मॉनिटर है। जी जी जी, ऑक्सीमीटर। हाँ, ऑक्सीमीटर। जी जी जी। तो इससे क्या पता चल सकता है कि कौन सा व्यक्ति सीओपीडी या एस्मिक है, या इस तरह से कुछ पता चल सकता है उसकी रीडिंग से? इनिशियल स्टेज में तो मैं कहूंगा कि नहीं, है ना, उसमें क्योंकि केवल ऑक्सीजन के स्तर का हमें अनुमान लगता है, जो कि कई बार मरीज जो होते हैं, क्योंकि आप ही ने ये बोला आशीष जी कि लंबे समय की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम क्रॉनिक इलनेस कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो क्रॉनिक इलनेस में मरीज कहीं ना कहीं एक्लिमेटाइज, यानी कहीं ना कहीं संतुलित हो जाता है उस बीमारी को लेकर, कि कई समय से है, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म में ऑक्सीजन अपना एडजस्ट कर लेती है। एकदम सही बात। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक मेन जो एबीजी टेस्ट से ही हमें पता चल सकता है। जी। अब डॉक्टर साहब, लाइफ स्टाइल क्या रखी जाए, खान पान क्या रखा जाए कि सांस की जो समस्याएं हैं वो कम से कम उनसे हमारा युवा, हमारा जो टीनेजर है वो प्रभावित हो? जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रिवेंशन में हमारे लिए आता है मास्किंग। केवल कोरोना के दौरान ही नहीं, हमें अभी भी मास्किंग को अपना जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके हिसाब से हमें मास्किंग से प्रिवेंट करते रहना है, ताकि बाहर की कोई भी दिक्कत अंदर ना जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि खान पान में एलर्जी के मरीजों में बड़ी समस्या है। अच्छा। क्योंकि कई बार, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि नट्स, जो पीनट्स हैं, उससे भी एलर्जी लोगों को है, और कभी कभी किसी और चीजों से मरीज को है। तो एक कस्टमाइज पेशेंट माने पेट से भी संबंध है इसका? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एलर्जी एक ऐसी चीज है जो पूरे शरीर पे ही कहीं ना कहीं असर डालती है। तो पेशेंट को बड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि उसकी कौन सी खान पान की एक्टिविटी से कौन सी उस चीज को ट्रिगर कर रहा है। बट हाँ, ऑफ कोर्स, कोई भी चीज जो आपको मोटापा प्रदान कर रही है, तो उससे तो आपको बच के ही रहना है, क्योंकि ओबेसिटी अस्थमा का एक बहुत बड़ा कारण भी है। ओबेसिटी
ओबेसिटी से आपकी इम्यूनिटी बड़ी डाउन रहती है और उसके खिलाफ ये जो एलर्जिक रिएक्शन है वो बढ़ते हैं। केवल ओबेसिटी से अस्थमा ही नहीं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी मोटापे से सांस का उखड़ना, खासकर रात में ऑक्सीजन का गिर जाना, ये भी एक बड़ी बड़ी समस्या आजकल। रात में चोकिंग, मतलब वो लेटा है मरीज और उसको अचानक से सांस चोक हो रही है, क्योंकि मोटापा केवल आपके पेट पे नहीं है, आपके गले में भी है, हर चीज से सांस की नली दब रही है। तो खान पान का बहुत ज्यादा बड़ा रोग है। तीसरा मैं कहूंगा कि धूम्रपान से जितना हो सके उतना बचें, क्योंकि धूम्रपान ना करते हुए भी दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में आप दिन की 20 से 23 सिगरेट प्रतिदिन आप ले रहे हैं, उसके ऊपर भी अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हानि तो बहुत ही ज्यादा पहुंचाएगा। चौथा है कि अवेयरनेस, इनहेलर्स को लेकर के जो त्रुटियां हैं या एक सामाजिक संकीर्णता है सोच में, उनको भी लेकर के अवेयरनेस। कितने सारे पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज के हैं या हाइपरटेंशन के हैं, जो अपनी बीमारी को बहुत भली भांति समझते हैं। वो ये नहीं देखते कि आज मैं चलो डायबिटीज की दवा नहीं लेता हूँ और देखता हूँ कि रात में इंसुलिन कितना है, बट सांस के मरीज ये जरूर करते हैं कि वो खासकर इनहेलर में ये पता नहीं स्टिग्मा बहुत जुड़ा है, हाँ, कि उसकी लत न पड़ जाए। बिल्कुल, और ये पूरी तरीके से झूठ और एक भ्रांति है। कई बार मरीज पूछता है आदत तो नहीं पड़ जाएगी जी, यही। हाँ। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ये आदत नहीं, ये जरूरत है आपकी, और अगर आदत है भी तो उसको विच्छेद कर लें कि यह अच्छी आदत है या बुरी आदत है। ये अच्छी आदत है कि अगर आपको एक पफ बाकी सारी चीजों से बचा के रख रहा है तो ये अच्छी आदत है। बस डॉक्टर साहब, चलते चलते बहुत लोग घर पर नेबुलाइजेशन, कभी उनको सांस की समस्या हुई और बहुत सारी दवाएं हैं ओवर द काउंटर मिल भी जाती है, और कोरोना में बहुत सारा ज्ञान हम लोगों को व्हाट्सएप और इन सबसे मिल गया, तो जो कैरी ऑन हो रहा है, तो घर पर नेबुलाइजर यूज करना कितना सही है? खासकर बच्चों को भी लोग नेबुलाइज करने लगते हैं, तो क्या इसके कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं है? जी बिल्कुल, अगर किसी चीज के कोर को जाने बिना, किसी चीज के जड़ को जाने के बिना आप केवल एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि सांस फूल रही है नेबुलाइज करा ली, तो आपको बीमारी के मूल रूप से वो दूर रखेगा, आपको उतनी ही देरी होगी एक सही इलाज कराने में। तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। कृपया करके परामर्श लें अपने डॉक्टर का कि बीमारी किस तरीके की है, कौन सी है और उसमें क्या इलाज है। नेबुलाइजेशन नो डाउट घर पे थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे देता है, बट बिना बीमारी के जाने वो चीज ठीक नहीं है। हार्ट के मरीज में खासकर, क्योंकि नेबुलाइजेशन में जैसे हम आस्थलिन या डुओलिन, ये जो भी बीमारियां हैं, ये हार्ट की गति को बहुत तेजी से कभी कभी बढ़ा सकती हैं। अच्छा, जिसको हम अरिथमिया अटैक बोलते हैं। तो नेबुलाइजेशन से पहले ये सारी चीजों का जानना बहुत जरूरी है, जो एक कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और एक गंभीर समस्या है जो खासकर जाड़ों में बढ़ जाती है। बरसात में तो इंद्रदेव की कृपा होती है, गर्मियों में भी कुछ हवाएं ऐसी चलती हैं जिससे प्रदूषण कम रहता है, पर जैसे ही जाड़ा आता है स्मॉग डेवलप हो जाता है, धुंध और कोहरा जो आपने बताया वो हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने सुना होगा ये कार्यक्रम, जो सुनेंगे वो लाभान्वित होंगे, और आपको हृदय से धन्यवाद, उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।